आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। अब हम जो क्लास करेंगे वो हमारा होगा जेपीएससी मेंस का पेपर 2 जो कि लैंग्वेज पेपर है और ये खोट्ठा विषय की क्लास होगी। सबसे पहले एक बार हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं। तो खोट्ठा पेपर जो है वो कुल 150 मार्क्स का रहेगा और इसमें समय 3 घंटा का दिया जाएगा। इसे 2 खंडों में बांटा गया है इसके सिलेबस को। खंड 1 में देखते हैं भाग क में क्या पढ़ना है। तो खोट्ठा भाषा का उद्भव और विकास पढ़ना है और यही सेम चीज जो टॉपिक लिखा है एकदम यही क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जाता है। क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। फिर सेकंड है खोट्ठा भाषा की विशेषताएं क्या है। तीसरा है खोट्ठा भाषा का व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक। इन सबों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्याकरण की ही क्लास होगी और एक एक करके सबको पढ़ लेंगे। उसके बाद है शब्द गठन एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप तथा मानकीकरण। उसके बाद है लिपि समस्या, खोट्ठा भाषा की लिपि क्या है, उसके की क्या समस्या है तथा उसका विकास किस प्रकार हुआ है, इसको देखेंगे। फिर है खोट्ठा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से क्या संबंध है और एवं विभिन्नताएं। तो इतना हमें खंड 1 में पढ़ना है। खंड 1 का भाग क में, और भाग ख में हमें पढ़ना है खोट्ठा लोक साहित्य, लोक साहित्य का परिचय, सामान्य परिचय, विशेषताएं एवं महत्व, खोट्ठा लोकगीत की परिभाषा, विशेषताएं एवं महत्व, खोट्ठा लोकगीतों का वर्गीकरण, लोकगीतों में विविध चित्रण, खोट्ठा लोक कथाओं का उद्भव और विकास और वर्गीकरण एवं महत्व, फिर लोक गाथा, इन सबों को पढ़ना है। फिर खोट्ठा प्रकीर्ण साहित्य, उधर लोक साहित्य था, अब प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत हमें लोकोक्ति, मुहावरा और पहेली पढ़ना है तथा मंत्र। इतना हमें भाग ख में पढ़ना है। अब भाग ग में खोट्ठा शिष्ट साहित्य आ जाएगा। खोट्ठा उसमें पढ़ेंगे खोट्ठा साहित्य का काल विभाजन, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। खोट्ठा पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, पद्य साहित्य के अंतर्गत गीत और कविता होंगे। फिर खोट्ठा गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास के अंतर्गत कहानी, इसमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी कहानी एक बताइए, मतलब इस तरह रह सकता है कि खोट्ठा कहानी क्या है, आप उससे क्या समझते हैं, और कोई एक कहानी के बारे में बताइए। उसी प्रकार उपन्यास में भी उपन्यास क्या है और कोई उपन्यास के बारे में आप बताइए एक। फिर नाटक भी उसी प्रकार से, और आत्मकथा और जीवनी, ये सब क्या है और कोई भी एक आपको याद करना होगा। कोई भी कहानी, कोई भी उपन्यास, कोई भी नाटक एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। फिर है यात्रा वृत्तांत, कोई भी यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं और कोई भी एक यात्रा वृत्तांत के बारे में आप बताइए। फिर निबंध, शब्द चित्र, इतना हो गया भाग ग का। अब जो है हम खंड 2, तो खंड 2 को जब हम लोग पढ़ेंगे बाद में समझेंगे, अभी पहले इतना ही समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग अब जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन है उसे 2 भाग में विभक्त किया जाता है, एक भाग अ और भाग ब में। भाग अ में भी कुल प्रश्न 4 रहेंगे, 1 से लेकर 4 तक, और भाग ब में कुल प्रश्न 4 होंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 5 से 8 तक होगा। प्रश्न संख्या जो 1 रहेगा और 5 रहेगा। जो प्रश्न 1 है और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, मतलब इस क्वेश्चन को आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद परीक्षार्थियों को कुल 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और सभी को 6 प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसमें दोनों भाग अ और ब से अनिवार्य प्रश्न संख्या के अतिरिक्त, अ में जो अनिवार्य 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया और ब में जो अनिवार्य क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये दोनों तो लिखना ही है। उसके अलावा भी प्रत्येक खंड से कम एक प्रत्येक खंड से एक क्वेश्चन लिखना है, उत्तर देना अनिवार्य होगा, और कुल 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमें टोटल कितना क्वेश्चन लिखना है, 6 क्वेश्चन लिखना है, जिसमें भाग अ से कितना क्वेश्चन लेना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो कंपलसरी हो गया, और भाग ब का या फिर खांदा उसका क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपलसरी है, इसको लिखना ही लिखना है।
इसके अलावा हमें 4 क्वेश्चन लिखना है, और ये जो 4 क्वेश्चन चुनना है वो आपको प्रत्येक खंड में से कम 1 क्वेश्चन लिखना है, प्रत्येक खंड में से, मतलब भाग अ का इसमें 1 क्वेश्चन आपको लिखना ही लिखना है। उसके अलावा इधर भी आपको 1 क्वेश्चन लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप गिन के अपना 4 कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अनिवार्य प्रश्न संख्या 1 एवं 7 में 7 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और जो अनिवार्य संख्या उसमें 7-7 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक का निर्धारण किया गया है। और प्रश्न संख्या 1 एवं 5 के अतिरिक्त तो शेष प्रश्नों का जो अंक होगा वह 20 अंक का होगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर है इसमें 10-10 करके पूछा है, मतलब आपको क और ख दोनों लिखना है, तो ये टोटल 20 नंबर का हो गया। मतलब ऐसा नहीं करना है कि इसका क लिख लिए और इसका ख लिख दिए, इस तरह 20 नहीं करना है। जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका दोनों लिखना है। उसके बाद उत्तर अपनी मातृभाषा खोट्ठा में ही लिखे, और हिंदी में उत्तर नहीं लिखना है, खोट्ठा में उत्तर लिखना है। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था भाग अ में, देखिए खोट्ठा भाषा की उत्पत्ति और विकास के फरिज करा। ये हम लोगों ने देखा सिलेबस में मेंशन था कि उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ना है, तो खोट्ठा भाषा की उत्पत्ति और विकास के फरिज करा। ये कितना नंबर का लिखना है? तो 7 नंबर का लिखना है, मतलब आपको 1.5 पेज लिखना है। और जो नोट्स है उसमें भी क्वेश्चन आंसर 1.5 पेज का ही लिखा है, तो ज्यादा रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन हाँ 1.5 पेज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। खोट्ठा भाषा व्याकरणिक विशेषता के बेस सिरे लिखा। फिर इसके विशेषता के बारे में भी हम लोगों ने देखा। खोट्ठा भाषा का परिचय पहचान दय के और विशेषता के बतावा, विशेषता के बारे में बताना है। खोट्ठा भाषा विद्वान गुलाक मते खोट्ठा साहित्य काल विभाजन कर अधिक हदी करा। काल विभाजन के बारे में भी सिलेबस में देखे, हुबहू वही उठा के दिया है। खोट्ठा गीत उद्भव और विकास के छोट खाट लिखा। ये सब 7 नंबर का तो लिखना ही है, ज्यादा बड़ा बड़ा लिखना नहीं है। लिंग कर माने व्याकरण से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। लिंग कर माने बतावा, और पुलिंग से स्त्रीलिंग बनवे के नियम के पठतर दे के बतावा। लिंग से लिंग का क्या होता है और पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने का जो नियम होता है उसको एग्जाम्पल देके समझाना है। सर्वनाम केकरा कहल जाए और भेद के पठतर दे के लिखा। सर्वनाम किसको बोलते हैं और उसका जो भेद है, यहाँ जो पठतर लिखा है मतलब एग्जाम्पल देके समझाइए, और धीरे धीरे सारा सब चीज समझ में आने लगेगा जैसे जैसे पढ़ेंगे। खोट्ठा लोक साहित्य पहचान मतलब परिचय लिखा और आज के समय के महत्तम के फुरचावा। खोट्ठा लोक गीतक परिभाषा लिखा और बांटा खूटा, जिसको वर्गीकरण कहते हैं, करा के फरिज करा। खोट्ठा लोक कथा परिभाषा विशेषता और महत्तम के बेस सिरे लिखा। फिर देखे थे प्रकृति साहित्य के बारे में भी हमें पढ़ना था, मतलब के बेस तरी फुरचावा और एकर अंतर्गत कौन कौन विद्या पावल चाहे वर्णन करा। जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे कौन कौन सा विद्या पाया जाता है। खोट्ठा उपन्यास साहित्यक लेखन परंपरा के लिखा और ओकर तत्व का वर्णन करा। उपन्यास का जो साहित्य लेखन परंपरा है उसको लिखना है और उसका तत्व क्या क्या है उसको वर्णन करना है। संस्मरण केकरा कहल जाए, खोट्ठा कोनो एगो संस्मरण जैर भाव लिखा। अब देखते हैं खंड भाग ब में। यहाँ में भी 5 क्वेश्चन देना है 7 में से। खोट्ठा भाषा साहित्यिक विकास श्री निवास पानुरी जी के योगदान हईन फरीज खरा। हमें 7 राइटर के ही बारे में मात्र पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन उसी के अंदर देगा। तो 7 राइटर क्या है देख लेंगे बाद में। फिर विश्वनाथ दसुंदी राज्य का परिचय खोट्ठा साहित्यिक रूपे खाटखूट लिखा। अपन पसंदी कोनो एगो खोट्ठा साहित्यकार जीवन परिचय लिख के ओकर कृति के बेस कर वखान करा। खोट्ठा पहली और लोकोक्ति के की कहल जाए, 5-5 को पहली और लोकोक्ति लिख के ओकर मान के फुरचावा। खोट्ठा कोनो एगो नाटक के जैर भाव लिखा। खोट्ठा लिपि समस्या और समाधान अपन विचार दाव। उपसर्ग और प्रत्यय में की अंतर है पठतर दे के बतावा। तो इसमें 7 क्वेश्चन है, तो आराम से आप 5 क्वेश्चन पढ़ने से सारा तो आ ही जाएगा, तो आराम से आप 5 क्वेश्चन लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है ही। फिर इसमें 2 विषय पर निबंध लिखना है, सोहराय परब, टूसू परब, कोरोना, पर्यावरण कर महत्तम। तो इसमें भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी जो 6th JPSC था और 7th इससे बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ इसमें शीर्षक देना है, संक्षेपण करके इसको बताएंगे बाद में। फिर इसको खोट्ठा
अनुवाद करा। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, आपको खोट्ठा में अनुवाद करना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन का जवाब देना है। और फिर जतरा वृतांत केकरा कहल जाए, खोट्ठा क्या को कहना यात्रा वृतांत के अधिक अधिक करा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंग ही है। तब हम लोग हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो खोट्ठा व्याकरण होगा। सबसे पहले हम लोग संज्ञा को पढ़ने वाले हैं, खोट्ठा व्याकरण। अब देखते हैं खोट्ठा भाषा व्याकरण। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो संज्ञा। खोट्ठा में संज्ञा को इस प्रकार से लिखा जाता है, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में जो रहेगा उसे लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो संज्ञा माने, सबसे पहले हिंदी में संज्ञा क्या होता है, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और खोट्ठा में क्या है, तो संज्ञा माने नाम, मतलब संज्ञा मतलब यहाँ माने जो लिखा है, मतलब संज्ञा मतलब नाम। यानी हिंदी में हम लोग यानी इस तरह लिखते हैं, और खोट्ठा में इस तरह लिखा जाएगा यानी। जौन शब्द से, जौन मतलब जिस, यहाँ है शब्द, शब्द को हम लोग लिखते थे, तो यहाँ पे शब्द को शब्द लिखना है। से चीज वसूत, यहाँ वसूत है, वसूत मतलब वस्तु। जीव जंतुक, जगह ठाव मतलब कोई स्थान। कर, यहाँ कर किसके लिए आया है, तो के लिए। जगह ठाव के, हिंदी में बोलते हैं ना जगह ठाव के नाम को, तो उस प्रकार यहाँ पे कर लिखा जाता है। जगह ठाव कर नाम जानल जाहे। ओकरा संज्ञा कहल जाहे। जानल जाहे मतलब जाता है, और ओकरा मतलब उसे। जौन मतलब जिस, और ओकरा मतलब उसे। कहल जाहे, या कहल जाहे माने कहा जाता है, जानल जाहे, कहल जाहे। तो क्या हो गया, संज्ञा माने नाम, यानी जौन शब्द से चीज वस्तु, जीव जंतु, जगह ठाव कर नाम जानल जाए। संज्ञा मतलब कोई नाम, यानी जिस शब्द से चीज वस्तु का, जीव जंतु का, जगह ठाव का नाम जाना जाता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है जैसे, हिंदी में हम लोग लिखते हैं जैसे, लेकिन खोट्ठा में लिखना है जैसे। जैसे में क्या हो गया, तो हो गया हमारा गाय, पहाड़, नदी, भारत, चीन। ये जो गहूम लिखा है, इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं गेहूं, तो आप लोगों को भी गहूम ही याद रखना है। फिर है यहाँ पे हेन तेन मतलब हो गया इत्यादि, मतलब इत्यादि या आदि। तो क्या हो गया, और एक बार, संज्ञा माने नाम, यानी जौन शब्द से चीज वस्तु, जीव जंतु, जगह ठाव कर नाम जानल जाए, ओकरा संज्ञा कहल जाए। जैसे गाय हो गया, पहाड़, नदी, भारत, चीन, गेहूं, हेन तेन। संज्ञा भेद 5 गो है, हिंदी में लिखते हैं हम लोग संज्ञा का 5 भेद है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, संज्ञक, तो संज्ञक का को यहाँ क्या लिखना है, तो डायरेक्ट क लिखना है ज्वाइंट करके। संज्ञक 5 भेद 5 गो, 5 हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे हम लोगों को गो ऐड करना है, या फिर आप लोग गो नहीं हो लिखेगा तो भी चलेगा, या पर 5 है लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है जाति बोधक, मतलब जाति वाचक। यहाँ क्या लिखा है, जाइत। ये जो ती का हर्षी है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे दीर्घी लिख दिया, हर्षी लिख दिया है। जाति बोधक, और बोधक को वाचक लिख दिया। हिंदी में जातिवाचक, और इंग्लिश से कॉमन नाउन। जौन मतलब जिस, शब्द मतलब शब्द से, गोटा मतलब पूरी, जैतक बोध हवे है, वो जात बोधक संज्ञा है। जैसे में फिर हो गया गाय, पूरा जाति का बोध करती है। घोड़ा, पहाड़, नदी, हेन तेन, ये सब क्या है, पूरी जाति का बोध कर रही है, जात बोधक हो गया। तो जौन शब्द से गोटा जैतक बोध हैवे है, होता है को हैवे है, उ मतलब यहाँ हो गया वो, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे में हो गया। फिर है खास बोधक मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर इसको इंग्लिश से प्रॉपर नाउन। तो आप लोगों को एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट खास बोधक ही लिखना है, जात बोधक ही लिखना है, कोई इंग्लिश नहीं लिखना है, ना ही कोई हिंदी लिखना है। तो खास बोधक क्या हो गया, जौन शब्द से कोई मतलब यहाँ हो गया किसी, खास आदमी है,
यहाँ हिंदी में हम लोग आदमी लिखते हैं, लेकिन यहाँ आपको आदमी लिखना है। किसी खास आदमी का, जगह ठाव, किसी स्थान का, कर स्थान के बोध हवे है, तो यहाँ के का हो गया कर, बोध हवे है या फिर जानल जाए। कोई भी शब्द से किसी खास व्यक्ति या स्थान का जो बोध होता है या फिर जाना जाता है, तो वो मतलब वो खास बोधक संज्ञा है। जैसे भारत, गंगा, नदी, तो नदी हो गया जात, लेकिन गंगा क्या हो गया, कॉमन नाउन में, सॉरी प्रॉपर नाउन में आ गया। खास नदी का बात कर रहा है। हिमालय, पहाड़ तो बहुत है, लेकिन हिमालय पहाड़ का बात हो रहा है खास। तो ये सब आप लोगों को हिंदी में पता ही है, इसमें उतना डीप घुसने का जरूरत नहीं है, केवल ये देखना है कि लिखा किस तरह जाता है। और जो खोटा लैंग्वेज जानते हैं उनके लिए तो आसान है, और जो नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे सीख जाइएगा। फिर है भावबोधक। हिंदी में क्या हो गया, भाववाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जौन शब्द से ककरो मतलब भाव, मतलब कोई चीज का भाव, जैसे क्या हो गया, गुण का भाव या फिर दोष का भाव। गुण, दोष, यहाँ पे गुण को इस तरह ना लिख के इस तरह लिखा जाता है, दोष को इस तरह ना लिख के इस तरह लिखा जाता है। मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि खोटा लैंग्वेज में जब उसका भाषा, उसका व्याकरण किस प्रकार है, तो देखेंगे कि इसमें जो तब देखेंगे कि जो खोटा में है कि मूर्धन न और मूर्धन स का यूज ना होके यहाँ पे दंतन न और दंतन स का यूज होता है। तो क्या हो गया, जौन शब्द से ककरो, किसी का, गुण, दोष, अवस्था, दशा, दशा मतलब ये दशा हो गया, कर जानल जाए, को जाना जाता है, वो भावबोधक संज्ञा है। जैसे हो गया बुढ़ारी, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ारी भाव हो गया। ईमानदारी भाव हो गया। छुआपन, ये सब क्या हो गया, भाव दिखा रहा है। हेन तेन इत्यादि। फिर है गोट बोधक। गोठ मतलब समूह हो जाता है, यहाँ पे गोठ सब बोलता है ना, गोठा के बैठा है, मतलब समूह में बैठा है। कलेक्टिव नाउन इंग्लिश से। जौन शब्द से गोट कर बोध हवे है, वो गोठ बोधक संज्ञा है। वो क्या है, गोठ बोधक संज्ञा है। जैसे जतरा, जतरा में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है, बहुत ज्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा रहता है, तो जतरा हो गया गोठ बोधक। बाजार, जिसको हाट भी बोलते हैं। बैठकी, वहां पे भी बहुत ज्यादा आदमी होता है। और कोई चीज का भीड़, हेन तेन इत्यादि, ये गोठ बोधक हो गया। फिर है चीज वस्तु बोधक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रववाचक इंग्लिश से मटेरियल नाउन। जौन शब्द से नापे जोखेक चीज वस्तु के जानल जा है। जिस शब्द से नापने जोखने का चीज वस्तु को जाना जाता है, उस चीज वस्तु बोधक संज्ञा है। जैसे कि गेहूं हो गया, इसको नापा जोखा जा सकता है। तेल, लुगा, हेन तेन, ये सब क्या हो गया, तो ये हमारा संज्ञा इतना खत्म हो गया। तो ये जो है, अगर एग्जाम वाला ये तो पूछेगा कितना, 7 मार्क्स का ही पूछेगा। तो एग्जाम वाला कॉपी में उतना आप लोग अगर उसको लिखिएगा, तो दोनों साइड मार्जिन छोड़ना रहता है, तो आप लोगों का आराम से कम 5 वर्ड लिखना है, तो आप लोगों का ये लगभग 1.5 पेज में आठ ही जाएगा। अब देखते हैं लिंग, संज्ञा का लिंग। तो यहाँ पे लिंग का परिभाषा छूटा हुआ है। तो लिंग की परिभाषा ये है कि जौन शब्द से संज्ञा बा मतलब या सर्वनाम, संज्ञा बा या फिर संज्ञा या सर्वनाम कर, संज्ञा या सर्वनाम का मर्द, मर्द मतलब पुरुष, बा स्त्री, जाति, कर बोध है, वो लिंग कहा है या फिर लिंग कहल जा है। तो लिंग क्या हो गया कि जौन शब्द से, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के मर्द या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। और खोट्ठा भाषा संज्ञा का लिंग 4 रकम के हवे है। खोट्ठा भाषा का संज्ञा का लिंग, तो वही लिखा भाषाक मतलब भाषा का, संज्ञा का लिंग 4 रकम हवे है। पुलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होगा यहाँ, स्त्रीलिंग, स्त्री
स्त्रीलिंग, उभयलिंग और बिना लिंगक। हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे 4 होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और बिना लिंगक। एक एक करके सबको देखते हैं। पुल्लिंग, जौन शब्द से पुरुष या फिर मर्द, मर्द या फिर नर, तो आपको लिखना है मर्द ही लिखेगा। जौन शब्द से पुरुष कर बोध हैवे है वो पुल्लिंग शब्द है। जिस शब्द से मर्द मतलब पुरुष का बोध होता है वो पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि घोड़ा, काड़ा, मर्द, हैन तैन, ये सब क्या है कि पुरुष जाति का बोध कराता है, तो ये सब पुल्लिंग वर्ड है। फिर है स्त्रीलिंग, जौन शब्द से, जिस शब्द से स्त्री मतलब जनी या मादा कर बोध हैवे है वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि गाय, गाय क्या हो गया स्त्रीलिंग, भैंस, घोड़ी, जनी, हैन तैन। तो आप लोगों को एग्जाम्पल भी याद रखना है। फिर है उभयलिंग, जौन शब्द कर प्रयोग स्त्री पुरुष दुवे खातिर। उभयलिंग स्त्री और पुरुष दोनों को दिखाने के खातिर होता है प्रयोग, वो उभयलिंग शब्द है। उभयलिंग, उभयलिंगी शब्द कहा है। तो जौन शब्द कर प्रयोग स्त्री पुरुष दुवो खातिर हैवे है वो उभयलिंगी शब्द कहा है। जैसे कि छौवा, अब कोई बोलेगा वो छौवा, अब छौवा लड़की है कि लड़का है नहीं पता, इसीलिए डायरेक्ट छौवा का यूज होता है जो कि लड़का या लड़की दोनों को दिखाता है। गुंगू, पठरू, लेरू, पठरू, अब लेरू, गरू, बकरू, भाउल, यहाँ भाउल जो लिखा है वो भालू होगा, मतलब यहाँ भाउल, भालू को जो इसका दुर्गु है उसको इस प्रकार से यहाँ लिखा जाता है भाउल। तो ये सब क्या हो गया उभयलिंग हो गया। छौवा, गंगू, पठरू, लेरू, गरु, बकरू, ये सब क्या हो गया उभयलिंग। अब देखते हैं बिना लिंगक, जौन शब्द से ना पुरुष मतलब मर्द या नर या स्त्री मतलब जनी या मादा कर बोध हवे है या जानल चाहे। जौन शब्द से ना तो स्त्री और ना ही पुरुष का बोध होता है या फिर जाना जाता है। आपको इतना नहीं लिखना है कि बोध होता है या फिर जाना जाता है, आप या तो ये लिख सकते हैं कि बोध होता है मतलब बोध हवे है, या फिर ये लिख सकते हैं कि या जानल जा है। वो सब नपुंसक लिंग है, और वो सब क्या है नपुंसक लिंग है। जैसे हवा, पानी, इससे ना तो पता चल रहा है स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, और जाके आपको सर्च भी नहीं करना है, केवल याद रख लीजिए कि ये सब क्या है बिना लिंग का है। ई नियर, जहां नर मादा चिन्हा आसानी से हवे है। इस प्रकार, ई नियर मतलब इस प्रकार या इस तरह, इस प्रकार। जहां नर मादा चिन्हा मतलब पहचान आसानी से हवे है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर भेद करल जाए, बाकी नपुंसक लिंग हवे है। इस प्रकार जहां पे स्त्री पुरुष का हम लोग मतलब समझ में आ जाता है वो क्या हो गया स्त्री पुल्लिंग हो गया, लेकिन जिसका नहीं समझ में आता है वो किस में आता है नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग संज्ञा में इकट्ठा में लिंग 4 प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और बिना लिंगक। अब क्वेश्चन हम लोग देखे थे अभी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे प्रत्यय, प्रत्यय यहाँ होगा जो हिंदी में हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं, हिंदी से प्रत्यय इस तरह लिखते हैं। अब प्रत्यय मतलब क्या होता है जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर शब्द का मतलब बदलता है या कुछ भी। तो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनवे प्रत्यय ई सब है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय का यूज किया जाता है, मतलब लास्ट में जोड़ा जाता है और स्त्रीलिंग बनाया जाता है कि तो ये सब क्या क्या है, तो ई सब है, तो ये सब है। जैसे कि आइन प्रत्यय हो गया, इन प्रत्यय हो गया, फिर क्या है ई प्रत्यय, वाइन प्रत्यय। तो आपको इतना कम से कम याद रखना होगा कि आइन, इन, ई, वाइन ये सब क्या है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का प्रत्यय है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देखते हैं। जैसे कि प्रत्यय क्या हो गया आइन प्रत्यय जोड़ के किस प्रकार से पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना रहा है, तो देखते हैं। यहाँ पांडे है और पांडे में यहाँ क्या हो रहा है आइन जुड़ जा रहा है, पांडे जोड़ आइन, तो क्या बन गया पंडियाइन। फिर मुंडा जोड़ आइन, मुंडाइन। फिर कुम्हार जोड़ आइन जोड़े तो कुम्हाइन हो गया, चमार जोड़ आइन जोड़े तो क्या हो गया चमाइन। उसी प्रकार इन प्रत्यय जोड़ के भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि बाघ जोड़ इन, बाघीन। करमाली, करमाली हो गया
करमाली जोड़ इन, क्या हो गया करमालिन। उराव जोड़ इन, उराविन। सोनार जोड़ इन, सोनारिन। कुर्मी जोड़ इन, कुर्मिन। कोयरी जोड़ इन, कोयरिन। फिर ई। कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा ताकि कॉपी में थोड़ा भरा भरा टाइप का लगेगा, नहीं तो एग्जाम्पल अगर याद नहीं रहेगा तो फिर क्या लिखेगा। फिर बड़ा ई, बूढ़ी, बूढ़ा जोड़, बड़ा ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बूढ़ी। मामा में दीर्घी जोड़ेंगे तो क्या होगा मामी। काका में दीर्घी जोड़ेंगे तो क्या होगा काकी। मौसा में उसी प्रकार जोड़ेंगे बड़ा ई तो क्या होगा मौसी। फिर वाइन जोड़ के भी बनाया जाता है। गंजू है तो गंजू जोड़ वाइन, गंजवाइन। साव जोड़ वाइन, साहवाइन। महतो जोड़ वाइन, महतवाइन। साधु जोड़ वाइन तो साधुवाइन। कुछ शब्द कर एकदम फर्क रूप है, और इतना हम लोग क्या करते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्यय का यूज करते हैं, और कुछ शब्द होता है जिसका मतलब एकदम फर्क अलग होता है, फर्क एकदम फर्क रूप है, मतलब अलग रूप है। जैसे कि बरद, बरद में हम लोग कुछ नहीं जोड़े, लेकिन बरद जो हो गया पुल्लिंग शब्द हो गया, और गाय जो हो गया स्त्रीलिंग। मरद का हो गया जेनी, कोई नहीं जोड़े, लेकिन इसका अपोजिट हो गया जनी। राजा का रानी। कुकुर का कुत्ती। बाछा मतलब हो गया जो बछड़ा होता है बाछा, और फेटाइन जो बछड़ी उसको फेटाइन बोलते हैं। फिर काड़ा, फिर भैंस, ये सब याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है वचन, संज्ञक वचन। संज्ञक वचन और वचन बनवैक प्रत्यय। संज्ञा का वचन क्या है, कितना है, और उसको वचन बनवैक प्रत्यय क्या क्या है, एक वचन से द्विवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए। तो वचन माने होता है गिनती, मतलब संख्या। वचन माने गिनती। जकर से एगो कर बोध हवे है वो एक वचन है, और जिससे आप लोग इसको यहाँ नीचे करके भी लिखना है, आप थोड़ा जिस फॉर्मेट बना के लिख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ लिखा है। लिंग क्या होता है उस प्रकार से उस पर लिख दीजिएगा। वचन माने संख्या हवे है। उसके बाद फिर लिख सकते हैं कि वचन दो प्रकार के हवे है, जिसके बाद लिखिएगा एक वचन। जकर से एगो कर बोध हवे है वो एक वचन है, और एक से बेसिक बोध हवे है। अब दूसरा लाइन में जाके लिख सकते हैं बहुवचन कि एक से बेसिक बोध हवे है वो बहुवचन हवे है। एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर वैन, ऐन, इन प्रत्यय के लगवल चाहे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हम लोग स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए थे उसमें वाइन, सॉरी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए थे उसमें वाइन था, आइन था, ये सब था। लेकिन जब वचन एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो वाइन और आइन जोड़ेंगे। जैसे कि देखते हैं, एक वचन में है कड़रू, इसको बहुवचन बनाएंगे तो कड़रवैन। लोक है तो लोकवैन। गीदर है तो गिदरवैन। आदमी पहले वैन देखते हैं। किताब है तो किताबवैन। कौवा कौवैन। गरुवैन, गरु है तो गरुवैन। घोड़ा है तो घोड़वैन। काड़ा है तो कड़वैन। फिर है लोक का लोकवैन। यहाँ आदमी है तो आदमियन ऐन लगा है, यहाँ जेनी है तो ऐन लगा है। तो इसमें क्या अंतर है, इसको इस प्रकार समझते हैं कि जिसका भी अंत, मतलब ये है बोल रहे हैं कि कोई शब्द है जैसे कि खत्म हो रहा है लास्ट उसका, वो या तो उकारांत है, बा अकारांत है, मतलब आकार से लास्ट हो रहा है, या फिर हर्षु दुर्गु किसी से लास्ट हो रहा है। जैसे किसमें दुर्गु से लास्ट हो रहा है तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा, उसमें वैन प्रत्यय जोड़ा जाएगा, वैन प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ गिदर है, इसमें गिदरवैन होगा। किताब है किताबवैन होगा, जिसमें कोई लास्ट नहीं हो रहा है उसमें भी वही होगा। कौवा, यहाँ पे देखिए आकारांत हो रहा है, मतलब आ लास्ट में आ जा रहा है तो इसमें भी वैन प्रत्यय जोड़ाएगा। फिर गरु दुर्गु है तो इसमें भी वैन प्रत्यय जोड़ा जाएगा। फिर घोड़ा है, इसमें भी लास्ट में आ रहा है तो वो घोड़वैन, उसमें भी वैन जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, आदमी है, किससे लास्ट हो रहा है, तो जिसमें जो शब्द जौन शब्द के अंत में जौन शब्द इकारांत, मतलब इकारांत से इसका जो अंत होगा, जैसे कि यहाँ दीर्घी आ जा रहा है तो उसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, ऐन प्रत्यय जोड़ेंगे। तो इस चीज को आप लोग ऐड कर सकते हैं आंसर को बड़ा बनाने के लिए, कि एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर वैन प्रत्यय का यूज कहाँ किया जाता है, और वैन प्रत्यय का यूज कहाँ पे किया जा सकता है। तो फिर खेत है तो खेतवैन, गाय है तो गैयन, भैंस है तो भैंसियन। तो इस प्रकार हमारा ये जो वचन है ये भी खत्म होता है।